नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की करेंगे जिसको लेकर इस वक्त सियासत का पारा हाई दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सरकार को घेरने वाले बयान पर जो बयान दिया उस पर सियासत इस वक्त गर्म है। बयान 2 दिन पुराना था लेकिन काउंटर अभी भी आ रहे हैं। मंगलसूत्र के मामले पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। दादी इंदिरा गांधी और मां के मंगलसूत्र, इसके साथ ही पिता की कुर्बानी की याद दिला दी। मोदी के बयान पर विरोधियों ने कहा कि ये हार के संकेत है। सवाल है कि जनता के बीच ऐसे मुद्दों की हवा क्यों बनाई जा रही है? क्या चुनाव में ये बयान तड़का लगा रहे हैं या असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार भागलपुर पहुंचे। जनता के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं, इसी को डिकोड करती ये स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या चुनाव में जनता के दिमाग की मैपिंग होने लगी है? दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। मुद्दों वाली मेमोरी के अलावा बयानों वाली चिप डाल दी गई है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। चुनाव में नए नए शब्द जनता के दिमाग में फिट किए जा रहे हैं। ये हार का रुझान है। चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। पहले चरण में हुए सुस्त चुनाव को धार देने के लिए क्या नेता काफी आक्रामक हो रहे हैं? अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। वोटर को चुनाव में क्या दिखता है, नेता का चेहरा या मुद्दा? ये प्रधानमंत्री डर क्यों दिलाते हैं मुसलमानों का हमारे हिंदू भाई बहनों में? कौन घुसपैठी है बताइए? तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये देश को कमजोर करने की बातें करते रहते हैं। सिर्फ 3 दिन के बयान सुन लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले नेताओं ने कैसे अपना गियर बदला है। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, बयानों के तीर तरकश से निकलने लगे हैं। जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तो क्या वोटर के दिमाग में चुनाव का नया आइडिया फिट कर दिया गया है या जनता के अपने मुद्दे हैं जिन्हें देखकर वो चुनाव में हाथ आजमाएगी? भागलपुर की जनता जो है चूंकि धर्म जाल में है, जब से मोदी सरकार की राज आई है तो हम लोग को दिने दिन परेशानी बढ़ता जा रहा है। अभी के जो प्रधानमंत्री है उनका तो कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने जो देश को जो तरक्की पे जो जिस स्थान पर पहुंचा दिया है, शायद ही कोई व्यक्ति पैसा पहुंचा सकता। मोदी गारंटी दे रहा है, समझ लो देश तरक्की करना ही है, निश्चित रूप से तरक्की करेगा देश। राम लहर तो है ही। वोटर को तो देखिए बेवकूफ है बेचारे ज्यादा लोग, और बेवकूफ बनाया जा रहा मीठा मीठा बोल के। इसी वार पलटवार के बीच हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरामैन राजेश कुमार अररिया से निकलकर 137 किलोमीटर दूर भागलपुर पहुंचे। दिमाग में कई सवाल कौन रहे थे, लेकिन मेन बात क्या थी? मेन मुद्दा यह था कि क्या वोटर को एक सेट पैटर्न पर ले जाने की कोशिश हो रही है? सियासत की एक अलग ही जुबान है, जो लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां चलेगा मोदी फैक्टर का जादू या फिर खुल जाएगी राहुल की मोहब्बत की दुकान। तो आइए चलते हैं भागलपुर के मतदाताओं के पास और जानते हैं उनसे उनका सियासी
मिजाज। भागलपुर बिहार का वो इलाका जिसे पावर लूम का हब कहा जाता है। जब लूम पर मजदूर पसीना बहाता है तो रेशम का धागा आकार लेता है। यही वजह है कि इसे सिल्क नगरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या अब यहां पहले जैसी बात रह गई? धंधा कैसा चल रहा है? चुनाव में लोगों की पसंद क्या है? वोटिंग के मसले क्या रहने वाले हैं? भैया ये बताइए, सिल्क नगरी क्या हाल है? सिल्क नगरी बुरा हाल है। क्या हो गया? बस कारोबार खत्म है, आखिरी सांस ले रहा है ये उद्योग भागलपुर में। वजह क्या है कि एक्सपोर्ट तो करीब करीब खत्म हो गया। कारण बहुत है। एक लाइन से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ हवाई सेवा है। भागलपुर की जनता कितनी मेहरबान है। अब तो चुनाव आ गया। भर्म है, देखिए कहीं से भर्म जाल जो है इतना मजबूत जाल होता है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग उसमें फंस जाते हैं। और इस सरकार में कम से कम ये जरूर हुआ कि भर्म जाल को इतना मजबूती से फैलाया गया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी उसके शिकार हो गए। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक के कहते हैं अब की बार, और जनता कहती है 400 पार। जनता ने कह रही है, ये मोदी जी कहे और आप मीडिया वालों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया उसको। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो तो हम दिखाएंगे, तो आप बोलेंगे वो भी दिखाएंगे। हाँ, ठीक किया आपने। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह किए। इससे तो लगता है हम आम जनता को कि मशीन में सेटिंग हो गया है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कोई कह सकता है? अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ईवीएम सेट हो गया है। अगर सेट नहीं हुआ तो 400 पार होंगे? सवाल ही पैदा नहीं है भाई। क्या इसी तरह की सोच पावरलूम में काम करने वाले कर्मचारियों की भी है? श्रीनिवास के सवाल जारी थे और जनता के मुद्दों का मीटर भी लगातार बढ़ रहा था। ये बताइए, आप वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। क्या सोच के वोट करते हैं? कैमरे की तरफ देखिए। क्या सोच के? हमारे लिए जो सरकार बेहतर रहेगा उसी को वोट देंगे। तो कैसे ये पता कैसे चलता है कौन सी सरकार बेहतर है? वो तो दिख जाता है ना। क्या दिखा? अभी वाली सरकार में क्या दिखा? अभी वाली सरकार में तो हम लोग देख रहे हैं, ये जब से मोदी सरकार की राज आई है तो हम लोग को दिने दिन परेशानी बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग आज से 15-20 साल पहले जो हम लोग को रोजगार था, भागलपुर सिल्क के नगरी से नामी एक रोशनी था ही, और आज दिने दिन एकदम अंधेरापन हो रहा। कोई भी काम चालू होता है, जरा सा चंद दिन होता है, सूते का दाम आज 150 रुपया तो कल 300 हो जाता है। जिससे हम खुश हैं उसको वोट देंगे। इससे खुश हैं? अभी तक तो हम लोग को मोदी से कोई खुशी नहीं मिल रहा है। महंगाई आकाश जा रहा है। रोजगार, हम लोग रोजगार के लिए भंगट रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। तो भागलपुर के पहले टेस्ट से इतना तो पता चल गया कि मुस्लिम समाज के एक हिस्से में मोदी को लेकर सवाल तो है। मोदी सरकार के परफॉर्मेंस, केंद्र सरकार की नीति और योजनाओं से मुतमईन नहीं लगे। बात बयानों की हुई तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गिनाए गए। लेकिन सवाल है कि क्या भागलपुर की 18 लाख से ज्यादा जनता को भी यही लगता है, या फिर अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में मोदी फैक्टर पर रुझान अलग है? जवाब भागलपुर से मोदी फैक्टर की इस अगली रिपोर्ट में देखिए। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की तासीर ऐसी है, लोग ऐसे हैं जिनमें सियासत की समझबूझ देखते ही बनती है। मुद्दा कोई भी हो, अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं, फिर चाहे बात नीतीश के लालू और कांग्रेस पर बयान की हो या फिर मोदी के सियासी बार पलटवार की। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का
निमंत्रण ठुकरा दिया। चलिए सियासत से लौटकर मुद्दों की जमीनी हकीकत तलाशते हैं। नाथनगर से निकलकर श्रीनिवास भागलपुर के एसी रोड पहुंचे। यहां व्यापारियों से बातचीत का सिलसिला चल निकला। इस वक्त हम भागलपुर के आनंद चिकित्सालय रोड में पहुंच चुके हैं। जी हां, वही भागलपुर जहां कभी ततारपुर के दंगों के दाग इसके दामन पे लगे, कभी अखपोड़वा कांड की शोर यहां पे सुनाई दी और कहते हैं 1989 के बाद से यहां का पूरा सियासी माहौल ही बदल गया। एक ही मुद्दा था, वो आप तमाम लोगों को मालूम है, लेकिन क्या अब 35 सालों के बाद भी ततारपुर अभी भी भागलपुर के चुनावों में गूंजता है या फिर मुद्दे बदल गए? यहीं के लोगों से पूछते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अजीत जैन। जैन साहब, चुनाव आ गया आपके यहाँ? आ गया। वही चलेगा? वो क्यों चलेगा, मोदी जी चलेंगे यहाँ तो। मोदी जी चलेंगे? एकदम चलेंगे। क्यों चलेंगे? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं किसी भी कार्य का, और 100% गारंटी के साथ वो कार्य कर रहे हैं। मोदी गारंटी दे रहा है, समझ लो देश तरक्की करना ही है, निश्चित रूप से तरक्की करेगा देश। कितना स्मार्ट हुआ भागलपुर? देखिए, कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ। सच्चा बात, भागलपुर का एक हिस्सा सैंडिस कंपाउंड और एक हिस्सा भागलपुर का हवाई अड्डा, जिसका 4 दीवारी तोड़ के बना दिया गया और सैंडिस कंपाउंड को थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया गया। उसके बाद शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्मार्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बिल्कुल स्मार्ट नहीं हुआ। हम जितना बताए आपको कि सैंडिस कंपाउंड और हवाई अड्डा का दीवार तोड़ के कमाने का स्मार्ट सिटी हुआ। कुछ लोग जरूर स्मार्ट हो गए हैं, बाकी शहर स्मार्ट नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि इधर कुआं उधर खाई, तो हम व्यवसायी समाज जो है उसमें यही ना चयन कर सकते हैं कि कुआं में गिरना कि खाई में गिरना। 26 अप्रैल की वोटिंग के लिए जनता मन बना रही है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये भी है कि उसे अपने कोर वोटर के मुद्दों का सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। वैसे जहां तक भागलपुर के वोट वाले समीकरण का सवाल है, तो इसे देखकर भी आपको चुनाव की दशा और दिशा का हल्का सा अंदाजा हो जाएगा। 6 विधानसभा वाले भागलपुर में 17% मुसलमान हैं, 21% सवर्ण, 8% यादव, 11% अनुसूचित जाति और 43% अन्य। इनमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। यानी वोटर्स की चॉइस और उनकी पसंद अपने समाज के हिसाब से बटी हो सकती है। लेकिन जनता की बात सुनकर लगा कि लोग इलाके के सांसद की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थे। डबल इंजन वाला सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। कोई भी नेता आजकल बोलता है ऐसा दबाओ कि करंट वहां तक लगे। ये बताइए, भागलपुर वाले कहाँ करंट? मैं आपके चैनल की तरफ से एक चीज यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हर एक मतदाता को, हर एक जो भी कंस्टिट्यूएंसी है, उसको अपने जो भी उनके नेता चुने जाते हैं उसको मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। है ही आपको? वो कहाँ है हमारे? हम तो 5 साल बाद मिलता है। हम चाहते हैं कि हर साल, हर 1.5 साल, 2 साल के बाद में अगर हो तो हम बदल दें। और मैं भागलपुर के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। जब भागलपुर का कोई कार्य नहीं होता है, तो जो यहाँ पर नेता जो भी चुने जाते हैं वो अगर कार्य नहीं करते हैं, तो हमें ये राइट टू रिकॉल का हमें होना चाहिए कि हम उसे वापस कॉल कर सके और हमें किसी दूसरे जो सक्षम नेता को हम अपने जगह पर वहां बढ़ाए, जो कि हमारी आवाज उठाए, जो हमारे जो भी मुद्दे हैं उसे हमारे सशक्तता से चेंबर में वहां पर विधान में रखे। राइट टू रिकॉल सिर्फ लोकल स्तर पे भी चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी राइट टू रिकॉल हो जाए? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारे ये तो विश्व प्रसिद्ध है और इनका तो कोई जोड़ नहीं है, उनका रिकॉल हो ही नहीं सकता। इनका नाम नहीं ले रहा मैं, उस कुर्सी का नाम मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ और अभी हम लोग स्थानीय मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं। स्थानीय बेसिस पे दोनों कैंडिडेट टेस्टेड हैं। शहर का विकास दोनों ने ही नहीं किया। अब हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है केंद्र। जो कुआं और खाई की जो बात आई, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो अब चूंकि हम लोग का कुछ होना नहीं है, ये शहर ऑलवेज नेग्लेक्टेड रहा है भागलपुर, चाहे सत्ता में केंद्र की सरकार हो चाहे नहीं हो, यहाँ के उम्मीदवार हो नहीं हो। वोट कहां बहेगा, कितना बहेगा और दूसरी पार्टी को कितना मिलेगा, इसका फाइनल फैसला तो चुनाव बाद होगा। लेकिन जहां तक सियासी तपिश की बात है, तो भागलपुर ने काफी कुछ सहा है। लोकसभा सीट के सियासी झंडा बरदारों पर एक नजर। सन 1952 से 1984 तक यहां कांग्रेस का राज रहा। सन 1989 में भागलपुर दंगों से कांग्रेस की इमेज को डेंट लगा। 2004 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भागलपुर की जनता ने चुना। केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन इस सीट पर 2006 का उपचुनाव और 2009 का चुनाव जीते। जेडीयू ने यहां से सिटिंग सांसद अजय कुमार मंडल को दोबारा कैंडिडेट बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार अजीत शर्मा पर दांव खेला है। तो अब भागलपुर की जनता को क्या चाहिए? महंगाई, नौकरी, रोजगार या फिर से मोदी सरकार? मोदी है बस। 400 पार। एक ही चीज पे आपको बोलेंगे जी। जो आप मोटरसाइकिल पे सिलेंडर ले जाते थे ना, कितने का लेके आते थे? देखिए,
उसमें आप ठीक है, ईमानदारी से बताइए ना, कितने सिलेंडर का दाम बढ़ा है याद है, लेकिन 400 के आसपास था। महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है सर, इसलिए कि सैलरी बढ़ गई लोगों की, सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। अब रोजगार, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो पूरे भारत में ही कमजोर है, व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब 400 पार भी करा रहे हैं, व्यापार भी कमजोर कर दे रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सुरक्षा की जिंदगी रहेगी तो सब चलेगा। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, बाकी देखा जाएगा, देश प्रथम। अब जितने वोटर उतनी बातें। खैर, हमने रुख किया शहर के जिला अस्पताल का। अस्पताल के बाहर इलाके के सर्वप्रिय नाश्ते मुढ़ी और घुगनी की दुकान पर पहुंचे। चुनाव वाला सवाल वही था, बस जवाब का अंदाज थोड़ा बदल गया। क्या है मुद्दा इस बार जनता का? जनता का तो एकदम बहुत अच्छा है। अरे क्या है पर वोट उठ पड़ रहा है? वोट देखिए, अभी एक कांग्रेस है, मतलब भागलपुर में, और बीजेपी है ना, जदयू है। हाँ, जदयू मतलब एक ही हुआ सर। गठबंधन है, इंडिया इंडिया। डबल इंजन का सर। हम लोग तो सर आरजेडी है। आरजेडी है, कहाँ है भैया? अब जो समझिए, हम ऊपर जो काम कर रहे हैं ऊपर रहना चाहिए नरेंद्र मोदी, और नीचे तो आरजेडी होना चाहिए सर। तो अभी तो ऊपरे वाला चुनना है ना? अभी ऊपर वाला चुनना है सर, काम सही करेगा तभी ना सर। नहीं तो युवा लोग जो वोट देंगे किस हिसाब से देंगे? वह लोग तो नौकरी चाहिए। तो अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं ना है, अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव। प्रधानमंत्री का है, तो इसी में सर धोखा खा रहे हैं ना। सही बताइए, चुनाव में पेट भर रहा है? नहीं भर रहा काम, अनाज तो मिल ही रहा होगा ना? नहीं सर, वैसा 5 किलो से क्या होगा, नहीं है हो रहा है। 4-5 बाल बच्चा, हाँ, 100-150 रुपया यहाँ मिलता है, उसमें पेट क्या चलेगा हम लोग का? आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में क्या है, अब जैसे सबको दे रहा है, जैसे हमको भी दे रहा है। तो इससे आपको बढ़िया लग रहा है, खराब लग रहा है? बढ़िया तो क्या सर, बढ़िया तो नहीं है, लग रहा है कि इसमें क्या मिलेगा। 5 किलो में कै दिन खाएंगे? 5-6 परिवार हैं, कै दिन खाएंगे उसको? इसमें 150 रुपया रोज मिल रहा है, इसमें क्या मिलेगा हमको? क्या कैसे खाएंगे बोलिए? यानी सेंटर में मोदी चाहिए लेकिन नीचे नीतीश नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कि संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। अब नीतीश का बैगेज चुनाव तक तो उठाना पड़ेगा, लेकिन भागलपुर के मोदी फैक्टर की खोज खबर अभी जारी है। आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से मोदी फैक्टर की करेंगे, उस विजय मंत्र की बात करेंगे जिसको लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो लग रहा है ना कि अब 2024 का चुनाव गर्म होने लगा है। सियासत के तराजू में धर्म हावी होने लगा है। गली गली शोर है, 80 बनाम 20 वाली लड़ाई का जोर है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि विपक्ष सत्ता में आया तो मां बहनों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और इस शोर के बीच यूपी के सीएम ने शरिया कानून से देश चलाने वाला तीर भी चला दिया। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो चुका है। सवाल है कि मोदी, मंगलसूत्र और मुसलमान के बीच घिरा चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई, जांच कराएंगे। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को
बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में मंगल सूत्र के जरिए कांग्रेस पर अटैक किया है। ये 3 बयान बता रहे हैं कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक मंगल सूत्र की एंट्री हो गई है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। दरअसल फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर सुनाई देने लगा है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। शोर भी ऐसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली में सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारे अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर सुनाई देने लगा। पहले फेज में धर्म मुद्दा नहीं बना था, तो फिर पहले फेज के बाद मंगलसूत्र की एंट्री क्यों हुई? मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। पहले फेज के चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान के मुद्दे ने जोर क्यों पकड़ा, हमने इस बात की पड़ताल की तो एक बात ये निकलकर सामने आई कि शुक्रवार को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी जिन इलाकों में मजबूत मानी जा रही थी, ऐसी कुछ सीटों पर वोटिंग पिछले चुनावों की तुलना में कम हुई। पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग होने के पीछे की वजह मानी गई कि चुनाव अभी गर्म ही नहीं हुआ है। चुनाव में कोई मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया, इसलिए लोग घरों से निकलकर वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को चुनाव खत्म होने के बाद शनिवार को रणनीति बनी और रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पीएम मोदी का ये बयान पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलसूत्र और हिंदुओं की संपत्ति पर अटैक के पीछे कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी बातों का हवाला दे रहे हैं।
बार बार राहुल गांधी के एक बयान को कोट कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान को ढूंढने की कोशिश की। पड़ताल में सामने आई ये तस्वीरें जो 6 अप्रैल की हैं, जब राहुल गांधी ने न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस के घोषणा पत्र की लॉन्च रैली का आयोजन हैदराबाद में किया था। हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। और फिर हैदराबाद में ही अपनी इस रैली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात कही। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। हालांकि ये बयान राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव में नहीं किया। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव राहुल गांधी के इस बयान के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी खंगाला, जिसमें लिखा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके आगे लिखा है कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। और चलिए सीधे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुंकार भरेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रैली होगी उनकी, और इसके बाद मध्य प्रदेश में 2 जगह पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। शाम को भोपाल में रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी सभा करने वाले हैं। शाम को भोपाल में रोड शो भी होगा, और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो आज अलग अलग जगहों पर दौरा करेंगे। ये आपको बता दें, पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में संबोधन अपना देंगे। वहीं दूसरी तरफ केरल, महाराष्ट्र पर फोकस होगा, उत्तर प्रदेश पर फोकस होगा अमित शाह का। बिहार में जेपी नड्डा रैली करेंगे। कंगना रनौत भी आज प्रचार करते हुए पार्टी के लिए दिखाई देंगी राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी वोट की अपील करते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी का फोकस होगा। उससे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम है जहां पर उनका संबोधन होने वाला है, और उस कार्यक्रम के बाद वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है दूसरे फेज के लिए, और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश करते हुए नेता दिखाई देंगे। आज कहां पर किसके दौरे और रैलियां हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।